अनलॉक 4 में दिल्ली मेट्रो के संचालन की अनुमति दे दी गई है। दिल्ली मेट्रो 7 सितंबर से पटरी पर फिर से दौड़ते हुए नजर आएगी। केंद्रीय शहरी मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अनलॉक 4 में मेट्रो सेवाएं शुरू करने को लेकर विस्तृत SOP और गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसी से मेट्रो में यात्रा से जुड़े सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। जाहिर है कि कोरोना वायरस के दौर में दिल्ली मेट्रो का सफर पहले जैसा तो बिल्कुल नहीं रह जाएगा। कंटेनमेंट जोन में एंट्री और एग्जिट गेट बंद रहेंगे। मास्क के बगैर आने वाले व्यक्ति को एंट्री पॉइंट पर मास्क खरीदना अनिवार्य होगा, जो महंगा हो सकता है। सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। हो सके तो यात्री खुद अपने पास रखें। प्लेटफॉर्म्स मेट्रो के अंदर भीड़ भाड़ ना हो, इसका पालन करना होगा। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही व्यक्ति को मेट्रो से यात्रा की इजाजत दी जाएगी। आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन सरकार इसके इस्तेमाल को बढ़ावा दे सकती है। समय समय पर पूरे स्टेशन को सैनिटाइज किया जाएगा। एसी में फ्रेश एयर की मात्रा बढ़ाई जाएगी। यात्रियों से कम सामान के साथ यात्रा करने के लिए कहा जाएगा। मेट्रो में सुरक्षित सफर के लिए विज्ञापन के जरिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर सरकार को लगा कि भीड़ ज्यादा हो रही है और सामाजिक दूरी का पालन नहीं हो रहा है, तो समीक्षा की जाएगी। दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाले ये जान लें कि शुरुआत में सिर्फ स्मार्ट कार्ड ही चलेगा और कैशलेस तरीके से स्मार्ट कार्ड रिचार्ज होंगे। इससे पहले कैबिनेट मीटिंग के कारण 3 बजे वाली बैठक टाल दी गई थी। हालांकि DDMA की मीटिंग में मेट्रो शुरू करने के प्रपोजल को मंजूरी दे दी गई है। भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बीच सरकार ने तीसरी बार चीनी मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाया है। इस बार लोकप्रिय गेमिंग ऐप PUBG समेत 118 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया है। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए इन ऐप्स पर बैन लगाया है। इस बार जिन चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया है, उनमें PUBG के अलावा लिविक, WeChat वर्क और WeChat रीडिंग, ऐप लॉक, कैरम फ्रेंड्स जैसे मोबाइल ऐप्स शामिल हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने IT एक्ट के सेक्शन 69A के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इन मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाया है। सरकार के मुताबिक ये ऐप भारत की संप्रभुता, रक्षा और राज्यों की सुरक्षा व पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ गतिविधियों में शामिल थे। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि उसे इन ऐप्स के बारे में कई शिकायतें मिली थी। हमें कई ऐसी रिपोर्ट्स मिली थी कि एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद कुछ मोबाइल ऐप्स यूजर्स के डेटा को चोरी कर रही है और उन्हें लगातार देश के बाहर स्थित अपने सर्वर तक अवैध रूप से पहुंचा रही है। इससे पहले लोकप्रिय ऐप टिकटॉक समेत चीन के कई ऐप्स पर प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। सबसे पहले जून के अंत में भारत सरकार ने चीन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 59 चाइनीज चीनी ऐप्स बैन किए थे। इन ऐप्स में टिकटॉक, शेयर इट, UC ब्राउजर, हेलो, वीगो जैसे ऐप्स शामिल थे। इसके बाद अगले महीने में सरकार ने 47 और चीनी मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था। इस तरह बुधवार को लिए गए फैसले से पहले सरकार 106 चीनी ऐप्स को बैन कर चुकी थी। इस तरह अब तक चीन के 224 ऐप्स पर बैन लगाया जा चुका है। गौरतलब है कि भारत और चीन के बीच लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मई महीने की शुरुआत से ही तनाव की स्थिति बरकरार है। इस तनाव में बढ़ोतरी तब हुई थी जब जून के मध्य में दोनों देशों के सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी। इस झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे, जबकि चीनी सैनिक भी मारे गए थे। वहीं पिछले महीने फिर से चीनी सैनिकों ने उकसावेपूर्ण कार्रवाई की थी। पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी किनारे पर चीनी सेना की हिमाकत का जवाब देने के बाद अब भारत ने ड्रैगन को उसकी हरकतों से बाज आने को कहा है। भारत ने चीन को दो टूक कहा कि वह अपने फ्रंट लाइन सैनिकों को अनुशासन और नियंत्रण में रखे। इस बीच चीन की चाल के बाद भारत बेहद चौकन्ना हो गया है और विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला और आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे ने आज से शुरू होने वाली अपनी म्यांमार यात्रा को स्थगित कर दिया है।
विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा कि विशेष प्रतिनिधियों संग बातचीत में सेना को विवादित इलाके से हटाने पर बनी सहमति का चीन ने खुले तौर पर उल्लंघन किया है। बयान में कहा गया कि चीन ने केवल शनिवार रात तनाव को बढ़ाया है। विदेश मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वेंग यी के बीच हुई बातचीत में सहमति बनी थी कि स्थिति का जिम्मेदार तरीके से समाधान किया जाएगा। सरकार का मानना है कि चीन वास्तव में इन मुद्दों का समाधान नहीं करना चाहता है और सुनियोजित तरीके से LAC के पश्चिमी इलाकों पर निगाह गड़ाए हुए है। इससे बातचीत मुश्किल हो रही है। पैंगोंग त्सो के दक्षिणी किनारे पर हाल ही में हुए संघर्ष में निर्वासित तिब्बती फोर्स स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में चीनी पक्ष को तगड़ा नुकसान पहुंचाया है। पैंगोंग त्सो के दक्षिणी किनारे पर हाल ही में हुए संघर्ष में निर्वासित तिब्बती फोर्स स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में चीनी पक्ष को तगड़ा नुकसान पहुंचाया है और स्पांगुर गैप और चुशुल इलाके में भारत को बड़ी बढ़त दी है। मशहूर चीनी मामलों के विशेषज्ञ क्लाउड अर्पी ने कहा कि यह चीनियों के खिलाफ SSF की सबसे बड़ी कार्रवाई थी। इसका असर तिब्बत से लेकर पेइचिंग तक पड़ना लाजमी है। यह घटना चीनी नेताओं की तिब्बत पर हुई एक बड़ी बैठक के ठीक कुछ दिन बाद हुई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में बुधवार को सरकारी अधिकारियों के लिए मिशन कर्मयोगी को मंजूरी मिली है। नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग के तहत मिशन कर्मयोगी को चलाया जाएगा। इस मिशन के तहत अधिकारियों को खास ट्रेनिंग दी जाएगी। मिशन कर्मयोगी के तहत सरकारी अधिकारियों के काम को किस तरह और ज्यादा बेहतर किया जाए उस पर काम किया जाएगा। अधिकारियों की स्किल बढ़ाना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य होगा। भर्ती होने के बाद कर्मचारियों अधिकारियों की क्षमता में लगातार किस तरह से बढ़ोतरी की जाए, इसके लिए इस मिशन को शुरू किया गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि 2017 में पीएम मोदी मसूरी के सिविल सर्विस अधिकारियों के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गए थे। उस दौरान वहां पीएम मोदी ने ट्रेनिंग में व्यापक बदलाव पर चर्चा की थी। मिशन कर्मयोगी के तहत शुरू किए गए नए डिजिटल प्लेटफॉर्म से अब सिविल सेवा से जुड़े अधिकारी कहीं भी बैठकर ट्रेनिंग ले सकेंगे। मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट के माध्यम से भी ट्रेनिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सेक्रेटरी सी चंद्रमौली ने बताया कि एक सिविल सेवा से जुड़े अधिकारी को कल्पनाशील और नवाचारी, सक्रिय एवं सरल, पेशेवर और प्रगतिशील, ऊर्जावान एवं समर्थकारी, पारदर्शी एवं तकनीकी युक्त, रचनात्मक एवं सृजनात्मक होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यही कल के सिविल सर्वेंट का विजन होगा। मिशन कर्मयोगी सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए एक नया नेशनल आर्किटेक्चर देखता है। यह न केवल व्यक्तिगत क्षमता निर्माण बल्कि संस्थागत क्षमता निर्माण और प्रक्रिया पर भी केंद्रित है। कोरोना वायरस वैक्सीन को तेजी से विकसित करने में जुटे अमेरिकी वैज्ञानिक बंदरों की कमी से परेशान हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वैक्सीन के टेस्ट के लिए समय पर बंदर उपलब्ध नहीं हुए तो इससे विकास में देरी का सामना करना पड़ेगा। कोरोना वायरस महामारी के दौर में वैक्सीन के परीक्षण को लेकर जानवरों की डिमांड बढ़ गई है। सभी वैज्ञानिक अपने अपने वैक्सीन का टेस्ट बंदरों पर करना चाहते हैं। इस कारण मांग बढ़ने और सप्लाई में कमी होने के कारण वैक्सीन्स के परीक्षण अटक गए हैं। जानवरों की लागत और उनको लेकर हो रहे विवादों के कारण भी वैक्सीन को लेकर हो रहे गहन रिसर्च प्रभावित हुए हैं। द नेशनल प्राइमेट रिसर्च सेंटर के मुताबिक बंदर का इस्तेमाल आमतौर पर बायोमेडिकल रिसर्च में किया जाता है। कैलिफोर्निया नेशनल प्राइमेट रिसर्च सेंटर के को-एन वान रोम्पे ने कहा कि पूरे अमेरिका में इन बंदरों की बहुत कमी हो गई है। वहीं कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च फर्म बायोकल के सीईओ मार्क लुइस ने कहा कि हमें अब कोई भी रिसर्च बंदर नहीं मिल रहा, वे पूरी तरह से गायब हो गए हैं। कोरोना महामारी के दौरान चीन से बंदरों के निर्यात में भी काफी कमी आई है। ऐसे में अमेरिका समेत कई यूरोपीय देश वैक्सीन के परीक्षण को लेकर बंदरों की कमी का सामना कर रहे हैं। अमेरिका ने पिछले साल कुल 35,000 बंदरों का आयात किया था, जिसमें से चीन की भागीदारी 30% के आसपास थी। अब चीन ने कोरोना वायरस का डर दिखाकर बंदरों की आपूर्ति करने से मना कर दिया है।